हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किताबों की भाषा द लैंग्वेज ऑफ बुक में। मेरा नाम है शुभम कुमार और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। दोस्तों, आज का किताब मैंने लिया है, किताब का टाइटल है खोए हुए बुद्ध की खोज। किताब के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। चलिए देखते हैं उसकी भूमिका, इस किताब की भूमिका जो खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। खोए हुए बुद्ध की खोज कोई स्वतंत्र और मुकम्मल पुस्तक नहीं है, बल्कि फेसबुक पर लिखी गई टिप्पणियों का संग्रह है। ये टिप्पणियाँ सूत्रात्मक रूप में हैं, इन्हें विस्तारित किया जा सकता है। शायद इन्हें विस्तारित किए जाने पर गौतम बुद्ध का अनछुआ इतिहास सामने आए। मिसाल के तौर पर गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। इतिहासकार डी कोसंबी ने लिखा है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था, यह नाम बाद में उनके अनुयायियों ने जोड़ दिया है। ऐसे भी सिद्धार्थ का पूरा ध्वनि शास्त्र संस्कृत का है, इसलिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ संभव नहीं है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सुकीति जान पड़ता है, इसलिए कि उनके निर्वाण के फौरन बाद कपिलवस्तु के शाक्य भाई बहनों ने उनके भस्मावशेष पर स्तूप का निर्माण कराया था। वह स्तूप आज भी पिपरहवा स्तूप के नाम से असली कपिलवस्तु में मौजूद है। पिपरहवा स्तूप के अस्थि कलश की गर्दन पर एक अभिलेख लिखा है। यह कलश पत्थर का है। अभिलेख की लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। अभिलेख पर लिखा है कि सुकृति भतीनम स भगिनिकन स पुतदलन इयन सलील निधाने बुधस भगवते शकियन। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि सुकृति गौतम अर्थात गौतम बुद्ध, सुकृति अर्थात गौतम बुद्ध के शाक्य भाइयों बहनों पुत्रों आदि ने भगवत बुद्ध का यह शरीर निधान अर्थात स्तूप बनवाया। यह स्वाभाविक है कि गांव घर के भाई कुटुंब को भगवत बुद्ध को उनके वास्तविक नाम कहने और लिखने का अधिकार है। जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि बुद्ध के निर्वाण के फौरन बाद पिपरहवा में स्तूप बनाया जाता है। साबित सी बात है कि स्तूप बनाने की परंपरा पहले से थी, तभी गौतम बुद्ध के निर्वाण के फौरन बाद स्तूप का निर्माण कराया जाता है। कोई भी शिल्प कला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला का भी बाकायदा विकास हुआ है। मिट्टी का स्तूप, पत्थर का स्तूप, ईंट का स्तूप, संगमरमर का स्तूप, गोल स्तूप, चकोर स्तूप, सीढ़ीदार स्तूप, बिना सीढ़ी का स्तूप, इन अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों का काल निर्धारण फिर से किए जाने की ज़रूरत है। बौद्ध सभ्यता और गौतम बुद्ध की अनेक कड़ियाँ इतिहास में आज भी गुम हैं। इन्हें संजोए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेखक के बारे में जानते हैं दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को अब तक देखने, परखने और मूल्यांकन करने की जो पद्धति और प्रक्रिया थी उसे बिल्कुल ही उलट पुलट दिया। उन्होंने साहित्य को देखने समझने के सामंती प्रतिमानों को तोड़ फोड़ कर बिल्कुल नवीन, जनतांत्रिक, पारदर्शी व सृजनात्मक प्रतिमान तैयार किए हैं। जहाँ से साहित्य को आसानी से आमजन की नज़र से देखा व समझा जा सकता है, उनका लेखन पूरी तरह से आमजन के लिए समर्पित और उसके पक्ष में खड़ा है। राजेंद्र यादव के बाद हिंदी आलोचना को उन्होंने शोषित की नज़र से देखने की न सिर्फ वकालत की, बल्कि ऐसा करके दिखाया भी। उनकी इसी खूबी ने उनको जहाँ जनप्रिय बनाया, तो दूसरी ओर अपनी इसी खूबी के चलते वे बहुत हद तक सामंती सोच व घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लेखकों की नज़र में हमेशा गड़ते रहे, उनके दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने हिंदी के कई गुमनाम लेखकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उनकी रचनाओं से दुनिया को अवगत कराने का काम किया, जिनको आगे लाने से तथाकथित सभ्य जन कतराते रहे। ऐसे लेखकों में व्यंग बोध के विराट कवि कुंजन, जनता की यादाश्त में जीवित कवि परगन राम, वयस्क श्रृंगार के अकुंठ कवि जगरदेव, सामंतों की तनी तोपों के बीच मुसहर कवि बिहारी राम, भोजपुरी के तथाकथित नक्सली कवि नारायण महतो और विंध्याचल घाटी के
घुमंतु जनकवि बावला मुख्य हैं, जिनके बारे में सविस्तार जानकारी उन्होंने आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य 2010 पुस्तक में दी है। उन्होंने इस कवियों के वैशिष्ट्य व प्रासंगिकता के कारणों को रेखांकित किया है। हिंदी में ऐसे लेखक बहुत कम मिलेंगे जो ईमानदारी से हास्य के उन रचनाकारों की पैरवी करने के लिए सदैव तत्पर, बेचैन और विह्वल रहे हैं जो वाकई योग्य व दृष्टि संपन्न रचनाकार होने के बावजूद उपेक्षित रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने हिंदी साहित्य को मजबूत व व्यापक बनाने व इन रचनाकारों से भी हमें अवगत कराया जिनसे सुसंस्कृत लोग आँख चुराते आए थे, चाहे वे भोजपुरी भाषी टेकमन राम, कुंजी कवि, घुमंतु कवि बावला हुँ या चाहे हिंदी के महाराज सिंह भारती, राम स्वरूप वर्मा, आर.एल. चंदापुरी, निर्गुण सिंह खाली इत्यादि हों। डॉक्टर सिंह यह साफ लिखते हैं कि हिंदी के महाकवि सूरदास जाति के अहिर थे। अहिर अर्थात यादव। फॉरवर्ड प्रेस अप्रैल 2016 पृष्ठ 49। तथा अपने कथ्य को तथ्यपरक बनाने के लिए वे सबूत के तौर पर सूरदास के पिता का नाम रामदास ग्वाल बताते हैं। इतना स्पष्ट हिंदी के बहुत कम लेखक बोलते या लिखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह साहित्य में प्रतिरक्षात्मकता के विरोधी रहे हैं। यह बात उनकी पुस्तकों से भी झलकती और स्पष्ट होती है। बोली बाणी से भी वो सोशल मीडिया के युग में फेसबुक से भी उनकी इसी मुखरता व स्पष्टता का प्रमाण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को विशेष साहित्य विमर्श 2014 का कॉन्सेप्ट दिया और लिखा कि कई इतिहासकारों ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि प्राचीन भारत में ओबीसी के लोगों में अपनी गिरी हुई दशा से निकलकर उन्नत होने का प्रयास नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि भारत में ओबीसी नवजागरण नाम की कोई चीज़ नहीं है, किंतु ऐसे विद्वानों के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि भारतीय इतिहास में कई चरणों एवं कई रूपों में ओबीसी नवजागरण उपलब्ध है। कहना न होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए नवीन बौद्धिक आंदोलनों में से प्रायः सभी आंदोलनों का स्वरूप ओबीसी नवजागरण का है। पृष्ठ 9। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के वैसे लेखक जिनका सामाजिक सरोकार किसान, शिल्पी व कमेरे वर्ग से था और उनकी रचनाओं में समाज का दर्द, पीड़ा, बेचैनी व सौंदर्य खुलकर सामने आए थे, वे उपेक्षित रहे। ऐसे रचनाकारों के चलते हिंदी साहित्य पहले से ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ। भोजपुरी भाषा भी पंडितों की वजह कभी सिर ऊंचा करके खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कोई महत्व समझा ही नहीं गया और न ही उसकी ताकत से जनता को किसी ने रूबरू कराया। हिंदी की संस्कृत से उत्पत्ति मानने वालों का तो कहना ही नहीं। उनके लिए भोजपुरी गवारू भाषा थी या कहें कि बोली थी। भिखारी ठाकुर कवि न होकर नाई व नचनिया थे। भोजपुरी का अपना कोई व्याकरण नहीं था और न ही कोई भाषा शास्त्र। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भोजपुरी के भाषा शास्त्र 2006 तथा भोजपुरी भाषा व्याकरण रचना 2011 लिखकर भोजपुरी को कलंक से उबारा। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने हिंदी समाज को और कई अनोखे कार्यों, खोजों, अवधारणाओं, घटनाओं व स्थितियों से रूबरू करवाया जिस पर जनता सहजता के साथ यकीन नहीं कर सकती थी। उनमें सुल्ताना डाकू की कथा हो या गुंडा धूर का इतिहास या गंगू तेली के साथ भद्दा मजाक या गुरु घंटाल का रहस्य या डाकू शब्द की उत्पत्ति संबंधी राय, इन सब पर अलग तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने न सिर्फ सोचा बल्कि सप्रमाण तथ्यों की पुष्टि करते हुए उसके उचित, सही व तथ्य पर इतिहास की खोज की। द्वेष की धूल तले दबे बहुजन नायक आलेख खूब चाव से बहुजनों के बीच पढ़ा गया, इसलिए नहीं कि इसमें सुल्ताना डाकू या
गुंडाधुर का सिर्फ इतिहास था, बल्कि इसलिए भी कि इस लेखक ने स्वर्ण व अंग्रेजी मानसिकता की पोल खोल दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जब हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास 2009 लिखा तो हिंदी जनमानस व साहित्यकों को यह यकीन ही नहीं हुआ कि हिंदी साहित्य का कोई सबाल्टर्न इतिहास भी हो सकता है। इस पुस्तक में साहित्यकारों की जाति चोरी का मामला जब उजागर हुआ तब लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। अब उनके लिए मच्छिंद्र नाथ न तो भृगुवंशी वंशीय ब्राह्मण थे, न सबरपा क्षत्रिय, सबरपा भील थे तो मच्छिंद्र नाथ मछुआरे। ठीक इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जब ओबीसी की अवधारणा पेश की तो हिंदी पट्टी में बहुत शोर शराबा हुआ। नामवर सिंह का कहना था कि साहित्य में आरक्षण ठीक नहीं। वहीं राजेंद्र यादव और संजीव जैसे ओबीसी के साहित्यकार भी इस अवधारणा से सहमत नहीं थे। उनकी नज़र में ओबीसी के साहित्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी और न ही उसका कोई सौंदर्य शास्त्र है। लेकिन धीरे धीरे लोग मान गए कि ओबीसी साहित्य जैसी कोई चीज़ भी है और उसका सौंदर्य शास्त्र भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक एक कर तथ्यों की पड़ताल शुरू की और ओबीसी साहित्य के दर्शन व सौंदर्य से हिंदी जनमानस को परिचित कराया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर अब तक ओबीसी की एक सशक्त परंपरा रही है। इस तथ्य से जब उन्होंने अवगत कराया तब जाकर लोगों ने ओबीसी साहित्य की अवधारणा को स्वीकार किया। हिंदी साहित्य में उसे मान्यता मिली और यही भारत के सबसे बड़े वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य बन गया। इससे द्विज साहित्य को समझने बूझने में जहाँ सहूलियतें हुई, वहीं सामंती चरित्र का ताना बाना स्पष्ट हुआ। जो वर्ग अब तक साहित्य से जुड़ा थे वे इससे जुड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जहाँ भाषा और साहित्य में अपने तर्क, संवेदना व विचार का लोहा मनवाया, वहीं वे दर्शन और इतिहास में भी उपेक्षित दबा दी गई अन्य जरूरी चीज़ों को भी सामने लाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने पूर्व लोग यही मानते थे कि दुनिया में कोई बुद्ध हुए तो वे सिर्फ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ही थे। इसके अलावा कोई और बुद्ध नहीं थे। खोए हुए बुद्ध की खोज ने यह बात भी साबित करके रख दी है कि भारत में एक नहीं अनेक बुद्ध थे। भारत में हड़प्पा की जो संस्कृति थी वह भी बुद्ध की संस्कृति थी और भारत विश्वगुरु बना तो वह बुद्ध दर्शन के बदौलत ही बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जाकर नई ऐतिहासिक खोजों की तरफ इतिहासकारों, पुरातत्वविदों को ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही उन्होंने यह बताने की कोशिश भी की कि कई ऐसे रहस्य अभी शेष हैं जिनसे पर्दा उठने के पश्चात अब तक इतिहास के बारे में जो अवधारणाएं बनाई गई हैं या निर्मित की गई हैं सब झूठी लगने लगेंगी। जब पहली दफा संस्कृत भाषा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कृत्रिम भाषा के रूप में चिन्हित किया था तो दुनिया को यह पागलपन लगा था और यह भी पागलपन लगा था कि संस्कृत से पुरानी भाषा पाली है। लेकिन तथ्यों, तर्कों के आगे संवेदना व आस्था भला कब तक टिकेगी। कुछ ऐसा ही संस्कृत भाषा के साथ हुआ। संस्कृत अब भी सभी भाषाओं की जननी नहीं रह गई और न ही सबसे उन्नत व प्राचीन। इस आग से अगर हिंदी पट्टी का कोई साहित्यकार खेल सकता था तो उनका नाम सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ही है। डॉक्टर हरेराम सिंह PhD। दोस्तों, ये थी हमारे राइटर के बारे में कुछ जानकारी। पुस्तक को मैं आगे की वीडियो में पढ़ने वाला हूँ। अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।